हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल में होने वाली है। साथ ही साथ हम लोग 10 मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके को भी रिवाइज करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विकली रिविजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर का। तो कल दोस्तों हम लोगों ने बात किया था कि बृहस्पति ग्रह एक बार फिर से सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। इसकी टोटल उपग्रहों की संख्या बताई गई है 92। और अभी हाल ही में मिले डाटा के अनुसार दूध उत्पादन के मामले में भारत पूरे विश्व में एक बार फिर से फर्स्ट पर आ गया है और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने इसकी घोषणा की है। फोन पे ने दोस्तों सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा शुरू किया है। और टीसीएस भारतीय कंपनी जो की है ये दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में एक बार फिर से शामिल हुई है। और वहीं राखी कपूर ने अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 जीत लिया है। वहीं यूके ने परमाणु संयंत्र में परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला सुपर चुंबक लॉन्च किया है। हुरून इंडिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया वीपी नंद कुमार को और वीके मैथ्यूज को। सुरक्षित इंटरनेट दिवस इस बार 7 फरवरी को मनाया गया। ये प्रत्येक वर्ष दूसरे महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। हाल ही में के सत्यनारायण राजू को दोस्तों केनरा बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। और फ्रांस के फुटबॉलर राफेल वर्ने ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिविजन। अब बात करेंगे हम लोग आज के करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 जीता? तो अभी हाल ही में एनटीपीसी ने जीता है दोस्तों एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023। एनटीपीसी ने यह अवार्ड लगातार छठी बार जीता हुआ है, एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 का। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, एनटीपीसी बैग्स एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। टैलेंट डेवलपमेंट की कैटेगरी में से दिया गया है। एटीडी का मतलब होता है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट और इसके लिए अवार्ड मिला है लगातार छठे वर्ष एनटीपीसी को। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना 1975 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और महानिदेशक हैं गुरदीप सिंह। अब चूंकि ये एक महारत्न कंपनी है, टोटल भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या है 12। चलिए हम लोग महारत्न कंपनियों को जान लेते हैं। महारत्न कंपनियां 12 की 12 जो है वो सभी की लिस्ट यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख पाओगे एनटीपीसी बोले तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, स्थापना 1975 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और गुरदीप सिंह इसके महानिदेशक हैं। ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है और अरुण कुमार सिंह जी अभी हाल ही में नए इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, पहले ये बीपीसीएल में हुआ करते थे, अब यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1954 में हुई थी। सोमा मंडल इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये पहली महिला है इसलिए इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। गेल के दोस्तों स्थापना 1984 में हुई थी, संदीप कुमार गुप्ता इसके अध्यक्ष हैं। वहीं आईओसीएल की स्थापना 1959 में हुई थी और श्रीकांत माधव वैद्य इसके अध्यक्ष हैं। 1975 में ही कोल इंडिया लिमिटेड की भी स्थापना हुई थी, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है और प्रमोद अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं। भेल की स्थापना 1956 में, नलिन सिंघल इसके अध्यक्ष। बीपीसीएल के अध्यक्ष वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता ये नए अध्यक्ष बने हुए हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1952 में ये कंपनी स्थापित हुई थी। एचपीसीएल पुष्प कुमार जोशी इसके अध्यक्ष हैं और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या कहें कि पीजीसीआईएल, ये गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है और कांदीकुप्पा श्रीकांत इसके अध्यक्ष हैं। वहीं पीएफसीएल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि 11वीं महारत्न कंपनी बनी थी, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और रविंदर सिंह ढिल्लो इसके अध्यक्ष हैं। और आरईसीएल या कहे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ये अभी 12वीं महारत्न कंपनी बनी है, अभी इसे रिसेंटली महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विवेक कुमार देवांगन इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर बिल्कुल, ये सभी 12 महारत्न कंपनियों के बारे में आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार, इसको सितंबर को लॉन्च करने की घोषणा की गई। ये किसके द्वारा बनाया गया है? इसे दोस्तों बनाया है इसरो और नासा ने मिलकर के। देखो इसका नाम ही है निसार, देखो निसार ऐसे लिखा जाएगा, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये इसका होता है फुल फॉर्म, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो इसको नासा और इसरो मिलकर के बना रहा है। ये एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है और लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसे लॉन्च किया जाएगा। तो नासा और इसरो मिलकर के इसे लॉन्च करेगा। ये
ये लॉन्च कहां से किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा इंडिया से, ठीक है। और ये कब लॉन्च किया जाएगा? सितंबर 2023 तक। अभी हाल ही में इसीलिए ये चर्चा में आया है क्योंकि अनाउंसमेंट हुआ है कि सितंबर 2023 तक ये लॉन्च किया जाएगा और भारत से लॉन्च किया जाएगा। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है। 2014 में ही दोस्तों इसके लिए इसरो और नासा के बीच में साझेदारी हुई थी कि 2800 किलोग्राम का वजन का ये निसार उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। नासा और इसरो के बारे में एक एक करके जानो। इसरो की स्थापना 15 अगस्त के दिन हुई थी 1969 को, 1969 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और एस सोमनाथ जी इसके वर्तमान में है अध्यक्ष, ठीक। नासा के बारे में अगर बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की स्पेस एजेंसी। नासा की स्पेस एजेंसी की स्थापना 1958 में हुई थी, 1958 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। आगे बढ़ते हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो दोस्तों तुर्की और सीरिया में अभी रिसेंटली भूकंप आया था, मैंने बताया भी था ये क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे लोग, हजारों लोग अभी भी दबे हुए हैं और अभी तो मौतों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। 12,000 से ज्यादा अब मौतें हो चुकी हैं, आंकड़े आ चुके हैं और भी अभी बढ़ रही है, ये वृद्धि हो रही है इसमें डाटा। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 से 40,000 तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है मौत का। ऐसे में भारत कैसे पीछे हट सकता था मदद करने में? भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन दोस्त। और इस ऑपरेशन दोस्त के जरिए बहुत सारी राहत सामग्री, बहुत सारी एनडीआरएफ की और सेना की टीमें वहां पर भेजी गई जिससे हेल्प की जा सके। जो दबे हुए लोग हैं वहां पर, जो अभी भी मलबे में दबे हैं, उनको निकाला जा सके। तो भारत ने तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे द टाइम्स ऑफ इंडिया का। ऑपरेशन दोस्त, इंडिया सेंड 6 प्लेन लोड ऑफ रिलीफ मटेरियल रेस्क्यू पर्सनल टू तुर्की सीरिया फॉलोइंग अर्थक्वेक। अब देखो, जो ये राहत सामग्रियां वगैरह भेजी जाती है ना, छोटे प्लेन से तो भेजी नहीं जाएगी, बड़े प्लेन, कोई ऐसा प्लेन हो जिससे सबसे ज्यादा मात्रा में भेजा जा सके। तो इसके लिए भारत यूज करता है C-17 ग्लोब मास्टर। क्या? C-17 ग्लोब मास्टर अपना जो है, जो हम लोगों ने यूएसए से लिया था, वो C-17 ग्लोब मास्टर से ही राहत सामग्रियां पहुंचाई जाती हैं। ये बहुत बड़ा विमान होता है, बहुत हैवी विमान होता है। आपने शायद इसको देखा भी हो, अगर नहीं देखा है मैं अभी एडिटिंग के दौरान इसकी एक इमेज लगा दूंगा, ठीक है। तो C-17 ग्लोब मास्टर से ही सभी चीजें भेजी जाती हैं। तो भारत ने ऐसे 6 प्लेन लोड करके भेजे हैं वहां पर राहत सामग्री के लिए। अच्छा, एक चीज और देखो, ऑपरेशन दोस्त तो यहां पर चलाया गया तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए। ऐसे ही भारत पूर्व में भी कई ऑपरेशन कर चुका है, जैसे जैसे ऑपरेशन गंगा। दोस्तों, जब यूक्रेन में फंसे भारतीय थे उनको निकालना था, जब रसिया ने शुरू में अटैक किया था पिछली साल, सेम इसी महीने में, फरवरी में ही अटैक किया था रसिया ने यूक्रेन पर। तो वहां पर 20,000 से ज्यादा भारत के नागरिक, स्टूडेंट सब फंसे हुए थे, मोस्टली स्टूडेंट थे। तो उस टाइम पर भारत ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया था और वहां से भारतीयों को निकाला था। इसके अलावा जब कोविड का काल चल रहा था, कोविड के दौरान दोस्तों भारत ने बहुत सारे देशों को वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराई। भारत वैक्सीन प्रोड्यूस करता ही है और दुनिया का सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करने वाली कंपनी जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी भारत में ही है। इसके अलावा भारत ने भी अपनी भी वैक्सीन बनाई थी। तो ऐसे में बहुत सारे गरीब देश, बहुत सारे अपने पड़ोसी देश जो हैं, उनको वैक्सीन भारत ने पहुंचाई थी। इसके लिए भारत ने ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री शुरू किया था। इसके अलावा जब आपको याद हो, ये जो तालिबान है ना, इसने अफगानिस्तान पर जब कब्जा किया था, उस टाइम पर बहुत भगदड़ मच गई थी अफगानिस्तान में। बहुत सारे भारतीय अफगानिस्तान में फंसे थे। तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो याद रखना, यूक्रेन के लिए ऑपरेशन गंगा, वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए पड़ोसी देशों के लिए ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए, और ऑपरेशन दोस्त अभी तुर्की और सीरिया में राहत बचाव के लिए, ठीक है। अच्छा, ये तुर्की का नाम तुर्की अभी कुछ दिन पहले ही रखा गया है, तुर्की ने ही घोषणा की थी और पिछले साल ये क्वेश्चन कवर भी किया था मैंने कि तुर्की ने कहा था अब हमको तुर्की ना कहो, हमको तुर्की कहो, क्योंकि हमारे यहाँ तुर्की शब्द होता है, ठीक। अच्छा, एक और मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बता देता हूं। ऑपरेशन दोस्त रखा गया है इसका नाम। तो दोस्त ऐसे ही नहीं रख दिया गया है कि पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए, तुम्हारे दोस्त को देखो हम मदद कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो आज। दोस्त एक्चुअली में जो वर्ड होता है ना, ये तुर्की शब्द है। ये क्या है? तुर्की शब्द है, बिल्कुल। जो आप दोस्त यूज करते हो ना, दोस्त, दोस्ती, ये तुर्की शब्द है।
अगर आप लोग हिंदी पढ़ते होगे, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी भी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, तो वो लोग देखते होंगे एक एक टर्म आता है विदेशज शब्द। विदेशज आता है ना, पढ़ते हो ना, देशज और विदेशज शब्द, तो उसमें आप पढ़ते हो विदेशज जो शब्द है हिंदी में दोस्त जो है वो तुर्की का है। ठीक है, तो दोस्त जो शब्द है ये भी तुर्की का है, यानी कि तुर्की में भी दोस्त का मतलब फ्रेंड ही होता है, वहां पर भी ये वहीं से लिया गया है जो हम लोग लिए हैं, इसीलिए सोच करके ऑपरेशन दोस्त नाम रखा गया है। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं हम। अगला है, हाल ही में प्रकाशित किया गया उपन्यास विक्ट्री सिटी, इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है सलमान रुश्दी ने। सलमान रुश्दी की ये पुस्तक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाओगे विक्ट्री सिटी। सलमान रुश्दी बहुत ही फेमस राइटर हैं, भारतीय मूल के हैं, लेकिन अभी वर्तमान में ये ब्रिटिश नागरिक हैं। तो भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी की नई ये नॉवेल आई हुई है, उपन्यास है। एक्चुअली में ये एक महाकाव्य का ट्रांसलेशन है, एक बहुत ही पुराना ऐतिहासिक संस्कृत में लिखा हुआ महाकाव्य था, उसी को इन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है। सलमान रुश्दी बहुत ही फेमस राइटर हैं, इनकी पुस्तकें पूछी भी जाती है एग्जाम में। इनकी कुछ और प्रमुख जो पुस्तकें हैं उनको मैं बता दे रहा हूं, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेस, द ग्राउंड बीनेथ हर फीट, और ये कोई चोटे, ये सभी पुस्तकें जो हैं ये पूछी गई हैं एग्जाम में और पूछी भी जा सकती हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। अभी कोई चोटे जो 2019 में ही आई थी इनकी पुस्तक, और अभी विक्ट्री सिटी आई हुई है, लेटेस्ट पुस्तक है। अब पिछले दिनों में भी कुछ पुस्तकें आई हैं, उनको भी रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। अभी कोचिंग बियॉन्ड नाम की बुक के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको आर कौशिक और आर श्रीधर ने लिखा। ठीक है, और आर श्रीधर के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। कम लेट्स रन, ये कृष्णमचारी श्रीकांत ने लिखा। इरफान खान, ए लाइफ इन मूवीज, सुब्रा गुप्ता की पुस्तक थी। स्पेयर, जे आर मोहरिंगन ने लिखा। जादूनामा पुस्तक आई अरविंद मोंडलोई की, जावेद अख्तर पर लिखी गई है। अनजान साक्षी, प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार ने लिखा। रोलर कोस्टर, तमाल बंदोपाध्याय की पुस्तक थी। अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर ने लिखा। रिवोल्यूशनरीज, संजीव सान्याल की ये बुक थी। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1, रंजन गोगोई ने विमोचन किया। और फोर्क्स इन द रोड, ये सी रंगराजन ने पुस्तक लिखी। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में कहां पर 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों ये मेला शुरू हो चुका है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, 68वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट टेक्सटाइल इनॉग्रेट 68th इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर इन ग्रेटर नोएडा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं, यानी कि जो राज्य मंत्री हैं कपड़ा विभाग के, यानी कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोश, इन्होंने इसे लॉन्च किया है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों भारत आज के टाइम पर दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कपड़ा और वस्त्र निर्यातक है, एक्सपोर्टर है, और इसी को लेकर के भारत में ये मेला आयोजित किया जा रहा है, थोड़ा सा और एक्सपोर्टेशन बढ़ाया जा सके। ऐसा बताया जाता है कि 2021 की तुलना में भारत ने 41% यानी 41% से ज्यादा वृद्धि की हुई है एक्सपोर्टेशन के मामले में। टोटल अमाउंट की अगर बात करें तो 44.4 बिलियन यूएस डॉलर भारत का एक्सपोर्टेशन रहा है कपड़ा में। इसी सब को देखते हुए उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 68वां भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला आयोजित हुआ। अब उत्तर प्रदेश आया है, उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। यहां पर आप देखोगे इंडिया के मैप में ये रहा उत्तर प्रदेश, राजधानी इसकी है लखनऊ। यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से, और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा दोस्तों, कल ही मैंने आपको एक वीडियो दी थी, जो वीडियो मैंने वादा किया था बहुत दिन पहले कि आपको राज्यों का गठन करके मैं बताऊंगा पूरा इतिहास से लेकर आज तक, जिससे मैप के जरिए, जिससे आपको पूरा याद हो सके कि राज्य कैसे टूटे हैं, कैसे कैसे बने। तो इसको लेकर के कल ही मैंने आपको वो वीडियो दे दी है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मेहनत के साथ वो वीडियो बनाई गई है। आप वीडियो जरूर देखिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग देखोगे जरूर। उस वीडियो में मैंने पूरा बताया है कि भारत का नक्शा जो है ना, कैसे कैसे कब कब परिवर्तित हुआ, कौन कौन से राज्य बने। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये कैसे बने हैं इसको आप देखने के लिए कल की वीडियो जरूर देखिए। चैनल पर जाइए, वहां पर मिल जाएगी आपको वीडियो, वैसे मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अगर बारे में बात करें तो रामगढ़ ताल, सुरहा ताल, गोविंद वल्लभ पंत सागर, मोती झील, ये सभी झीलें हैं यहाँ पर। इसके अलावा नेशनल पार्क में दुधवा नेशनल पार्क, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी, ये प्रमुख नेशनल पार्क और गेंद सेंचुरीज हैं उत्तर प्रदेश के। चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पैता, छोरा, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। यहाँ पर सभी चीजों में सबसे ज्यादा सीटें और संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा है और जनसंख्या के आधार पर ही ये चीजें डिसाइड होती हैं, चाहे वो जिलों की संख्या हो, तहसीलों की संख्या हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, गांव हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सीटें, ये सभी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। संख्या आपके सामने है।
यहाँ पर अगर बात करें राजकीय पशु की तो बारहसिंघा है, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय पुष्प होता है पलाश और राजकीय वृक्ष होता है अशोक का। आगे देखते हैं। अब बात आते हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके वाले सेगमेंट में दोस्तों हम लोग हर दिन 10-10 नए क्वेश्चंस पढ़ते हैं स्टैटिक के। अब ऐसे में 30 क्वेश्चन अपने तैयार हो चुके हैं। आज हम लोग 40 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। देखो भगवान बुद्ध जो हैं इनका जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में। कहां पर आज के टाइम पर है? नेपाल में है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? बोध गया में। ये कहां पर है आज के टाइम पर? बिहार में। इन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में। कहां पर है आज के टाइम? वाराणसी में। इसके बाद इन्हें महापरिनिर्वाण मतलब इनकी जो मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण कहा गया, वो कहां पर हुई? कुशीनारा में। ठीक है, कुशीनगर जो आज के टाइम पर है। ठीक। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ इनके बचपन का क्या नाम था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह यानी डायबिटीज के उपचार में किया जाता है। और आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन सी है। विटामिन सी और विटामिन बी, ये दोनों जो है ना, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, जल में घुलनशील और वसा में अघुलनशील होते हैं ये दोनों विटामिन बी और विटामिन सी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो देखो सूर्य निकलता है पूरब से, तो भारत का सबसे जो पूर्वी राज्य होगा वहीं पर सबसे पहले दिखाई देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अरुणाचल प्रदेश होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश कैसे बनना, कल वाली वीडियो अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। भारत की पहली महिला शासिका राजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश की बेटी। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ये बनी थी। साथ ही साथ ये भारत की पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है ना। और वैसे पहली महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट आप बताएंगे। तो ये देखो अब हम लोग 40 स्टैटिक क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। डेली आप लोग ऐसे देखते रहो वीडियो, आपको 10-10 नए नए क्वेश्चन के माध्यम से स्टैटिक जीके भी तैयार करा दिया जाएगा, मजबूत करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहां पर हिमाचल निकेतन का शिलान्यास किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सीएम ने नई दिल्ली में हिमाचल निकेतन का शिलान्यास किया हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लेज फाउंडेशन ऑफ हिमाचल निकेतन इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में इन्होंने किया है। क्यों? जिससे दिल्ली जो जाते हैं हिमाचल प्रदेश के निवासी या छात्र, उनको आवास की सुविधा वहां पर मिल सके। तो ऐसा एक भवन बनाया जा रहा है हिमाचल निकेतन, जहां पर हिमाचल प्रदेश के निवासी रह सकेंगे। वहां पर 81 कमरे होंगे, 53 से ज्यादा वाहन और ये सभी चीजें पार्किंग वगैरह खड़े करने की भी सुविधा होगी। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी नए नए मुख्यमंत्री बनकर के आए हैं कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से है। हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा और जान लो। हिमाचल प्रदेश आप देखोगे इंडिया के मैप में यहाँ पर है। धर्मशाला और शिमला यहाँ की राजधानियां हैं। यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ पर दोस्तों झीलों की अगर बात करें ना तो चंद्रताल और सूरजताल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा रेणुका झील भी कई बार पूछी गई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। खजियर और परासर झील भी यहाँ पर है। पिन वैली नेशनल पार्क ये भी पूछा जाता है, ये यहाँ पर है। यहाँ पर जिलों की संख्या 12 है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 3 सीटें यहाँ पर हैं। राजकीय पशु की बात करें तो हुए हैं हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी है पश्चिमी ट्रोपोगोन और राजकीय पुष्प है गुलाबी बुरांस। क्लियर। आगे, हाल ही में विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में किसे नामित किया गया? तो दोस्तों विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नताशा पेरिनायगम को नामित किया गया है। पेरिया नागम, ये यूएसए में रहती हैं, भारतीय मूल की हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे लगातार दूसरी बार ये वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट चुनी गई हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर किया है। अभी हाल ही में जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई। ये लिस्ट अभी से बात एग्जाम कराया गया था और कई प्रकार के इसमें एग्जाम होते हैं और ऐसा बताया जाता है 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें शामिल होते हैं 75 देशों से। उसमें ये चुनी गई हैं, उसमें इन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर किया है नताशा पेरिया नायगम को। भारतीय अमेरिकी छात्रा हैं, दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की लिस्ट में ये लगातार दूसरे वर्ष टॉप की हुई हैं। ऐसे ही आप भी टॉप कर सकते हो एसएससी के एग्जाम में।
अगर एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी अगर आप कर रहे हो, एग्जाम बहुत ही नजदीक लगा हुआ है, ऐसे में अगर आप जीएस सेक्शन तैयार करना चाहते हो अपना पूरा कंप्लीट, जीएस में अगर स्कोर आपका नहीं बढ़ रहा है तो आप जीएस के लिए एक स्पेशल बैच है एसएससी का, एसएससी सीएचएसएल का सिलेक्शन बैच, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको अभी के लिए कूपन कोड यूज करना है MJT50, जिसके बाद मिल जाएगा आपको एक ह्यूज डिस्काउंट, और आपको ये बैच मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 199 में। मात्र 199 में आप अपना जीएस मजबूत कर सकते हो, और जीएस में स्कोर अच्छा करने के बाद आपको सिलेक्शन भी मिल सकता है, आप टॉप भी कर सकते हो। ये बैच मिल जाएगा आपको MJT ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी डाउट हो, कोई भी और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप का भी नंबर नीचे दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थ यात्रियों द्वारा 43 दिवसीय पैदल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा दोस्तों भारत। दक्षिण कोरिया से लेकर से 108 बुद्धिस्ट ये पिलग्रिम्स जो हैं ये यात्रा कर रहे हैं। अब बौद्ध के या महात्मा बुद्ध के जो जो भी तीर्थ स्थल हैं रिलेटेड, वहां पर ये जाएंगे। ये नेपाल भी जाएंगे, क्योंकि लुम्बिनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, नेपाल में लुम्बिनी में वहां पर जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। ठीक है, इसके बाद फिर ये भारत के कई स्थानों पर आएंगे तो पूरा यात्रा करेंगे। तो भारत जो है इसकी मेजबानी करेगा, होस्ट करेगा, इनको देख रेख, इनकी मेजबानी करने का अवसर भारत को मिला हुआ है। ठीक है, तो ये 43 दिवसीय एक पैदल यात्रा होगी। इसके तहत ये लोग 1100 किलोमीटर से अधिक पैदल यात्रा करेंगे। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहां खोला गया? ये खोला गया है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। अभी हाल ही में ये घोषणा की गई है कि ये इंडिया का पहला है अपने आप में। अच्छा, ये जो रेस्टोरेंट है ना, इसका नाम है कोलाहोई ग्रीन हाइट्स होटल। इसी ने ये क्लेम किया था कि 2 साल पहले इसने एशिया का सबसे बड़ा स्नो इग्लू भी बनाया था। इसके मैनेजमेंट का ये दावा है कि एशिया का सबसे बड़ा स्नो इग्लू भी इसी के पास है, और इसी होटल ने अभी 2 साल पहले इसे बनाया हुआ था। फिलहाल गुलमर्ग की अगर बात करें तो बहुत ही खूबसूरत जगह है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर दोस्तों आज के टाइम पर यूनियन टेरिटरी हो चुका है। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को रिमूव किया, और इसके बाद से ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने विवाद से विश्वास वन योजना को लागू करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने इसका अनाउंसमेंट किया हुआ है। विवाद से विश्वास योजना ये एमएसएमईज के लिए लॉन्च किया गया है। एमएसएमई बोले तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो विवाद से विश्वास योजना के तहत होगा ये कि एक्चुअली में जब कोविड दौरान चल रहा था, कोविड का काल चल रहा था, तो उस टाइम पर बहुत सारे एमएसएमई जो हैं वो मुसीबत फेस कर ही रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनसे बहुत सारी चीजें गलत तरीके से वसूली गई। मतलब कि जैसे टैक्स वसूलना हुआ, या फिर बहुत चीजों में उनको उतना रियायतें नहीं मिल सकी, रिलीफ नहीं मिल सका। तो उस टाइम पर अब सरकार अपने आप को सुधारना चाहती है। यहां पर वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि उन एमएसएमईज को विवाद से विश्वास योजना के तहत लाया जाएगा, और उनको वो पैसे लौटाए जाएंगे। वो जो कोविड के दौरान हम लोग संविदात्मक दायित्व नहीं पूरा कर सके, वो चीजें अब फिर से पूरा करेंगे। तो जो जब्त की गई राशि है, ठीक है, वो सभी चीजें वापस की जाएंगी। जैसे कुछ लोग कोविड के दौरान अपनी दुकान वगैरह अगर खोल लेते थे तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था, कुछ चीजें जब्त कर ली जाती थी, वो सभी चीजें वापस की जाएंगी। वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने अभी 1 फरवरी को बजट पेश किया, और बजट पर वीडियो आपको दी गई है, आप देख सकते हो। ये थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई हुई पसंद। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को के, इसमें से प्राकृतिक धरोहर स्थल कितने हैं? तो कितने हैं टोटल? 7। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां पर है? बाबतपुर, वाराणसी में। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। इसके अलावा विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। इसकी पीडीएफ और क्विज बिल्कुल फ्री में आपको दी जाती है, आप रोजाना रीड कर लिया करो एमजेटी ऐप पर जाकर के। फ्री पीडीएफ, फ्री क्विज, इसके अलावा बहुत सारे स्टडी मटेरियल, ये सब आपको मिलेंगे एमजेटी ऐप पर। हमारी ई बुक आप लेना चाहते हो तो ई बुक्स आप ले सकते हो, यहाँ से बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट का ई बुक होता है,
बहुत ही कम दाम में। इसके अलावा हमारे वीडियो कोर्सेज भी आप बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में प्राप्त कर सकते हो। तो ये सारी चीजें एमजेटी ऐप पर मिलेंगी। एमजेटी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, सिलेक्शन वाला बैच लेना मत भूलना। स्टैटिक की अगर ई बुक लेना चाहते हो तो ये ई बुक भी ले सकते हो। मिलेंगे दोस्तों अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।